नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुत्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। आप सभी का प्रातःकालीन शांत हृदय स्थान के सत्र में मैं वैद्य नवीन जोशी का स्वागत करता हूँ। श्वेता जी, जगीर सिंह जी, माधुरी गोली, मोनिका दीप मैडम जी, विनीता चौहान जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिया है, अगर आपके पास संगीता अगर पेज है तो आप शेयर कर सकते हैं। और ये शायद मुझे लगता है कि हम आज जो है वो सूत्र करेंगे, प्रमेहादि नासक रुद्रासव, ये वाला करेंगे क्या विनीता जी? 30वां सूत्र 33वां करना है, आहार विहार। प्रमेय में आहार विहार आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? प्रणाम सर, कर पा रहे हैं सर। जी विनीता जी, कौन सा सूत्र पढ़ना है? जी सर, ये रूक्ष्म उद्वर्तन वाला, इससे पहले अयस्कृति वाला हो गया था ना? अयस्कृति वाला हो गया। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। प्रमेय में उद्वर्तन आदि यहाँ बताया है। रूक्षम ऊर्ध्वतनम गाढ़म व्यायामो निश्चिजाग्रह यक्षानुश्लेष्म वेदोग्नम बहिरंतश्च तद्वितम। यानी सभी प्रकार के जो प्रमेय रोग हैं उनमें रूक्ष द्रव्यों से उद्वर्तन कराना चाहिए। उद्वर्तन हमें मालूम है कि अभ्यंग रोमकूप की दिशा में कराते हैं और उसके उल्टी दिशा में हम
उद्वर्तन कराते हैं। पर्याप्त व्यायाम, देखिए आजकल की मॉडर्न जो हमारे पुस्तक हैं वो भी एक्सरसाइज जोर देते हैं। इसके बाद जो है आगे बोलते हैं कि रात्रि जागरण और कफ मेद को नष्ट करने वाली जो भी वस्तुएं हैं वे सब बाह्य एवं अंतः प्रयोग के लिए हितकारी हैं। यानी हमें डाइट भी देखना है, हमें एक्सरसाइज भी देखना है, हमें जो है वो उद्वर्तन भी कराना है। इसमें ये इसमें उल्लेखित है। ये पेज चेंज कर दिया आपने शायद, क्या पहला पेज सही था? चलिए, तो रुक्ष उद्वर्तन अपने बल के हिसाब से बलार्थ व्यायाम, रात्रि में जागरण और जो भी कफ मेद नाशक जो वस्तुएं हैं वे सब बाह्य और अंतः प्रयोग के लिए हितकारी हैं। 33वां सूत्र है। अगर आपके पास किसी के पास टीका है, शायद मोनिका मैडम के पास टीका होगी या फिर वंदना मैडम यहाँ है तो उनके पास होगी, पढ़ दीजिए मैडम टीका, या आप ही पढ़ दीजिए विनीता जी टीका है तो। संस्कृत टीका है किसी के पास? नहीं है मेरे पास, मोनिका मैम के पास है, वो शेयर मोनिका कर मैडम देंगी। जी के पास होगी। मैडम जी आप शेयर भी कर सकती हैं चाहे। सर 1 मिनट में शेयर कर रही हूँ। चलिए यहाँ पे तब तक मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन फिर से बताता हूँ कि रुक्षम ऊर्ध्वतनम गाढ़म व्यायामो निशि जागरण। ये रुक्ष ऊर्ध्वतन करना है, गाढ़म व्यायाम हो। गाढ़म हो व्यायाम का मतलब है कि आपने व्यायाम अच्छा खासा करना है, ये है यहाँ पर। साथ में निशि जागरण, निशि जागरण का मतलब रात्रि जागरण। यंचान श्लेष्म मेदो नम, इसके अलावा श्लेष्म और मेद हरने वाले बहिरंतश्च तद्वितम, बाह्य और अंतर औषधियों का प्रयोग करा। अब संस्कृत टीका आपके पास आ गई है, ये जरूर। मैडम ये आपके पास कोई किताब की पीडीएफ है क्या? जी सर, सर मुझे पीडीएफ आप है शेयर सर। कर दीजिए, मुझे आप शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। सर मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी सर। एक्चुअली ये इसका साइज बहुत बड़ा है, तो स्वप्निल जी ने ना मेरे को थ्रू गूगल ड्राइव दी थी। मैं ट्राई करती हूँ सर आप आपको भेजने की। गूगल ड्राइव से आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है सर। ayusdarpan@gmail.com। तो मैं ओके डाउनलोड सर, करके ठीक ना है। अपलोड कर दूंगा, ताकि जिस दिन आप ना भी हो तो हम इसको कर बिल्कुल सकते हैं। सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए अब आप ही पढ़िए कृति का। तस्मिन् प्रमेह उद्वर्तन रुक्ष तथा गाढ़ न तो शिथिल हितम। उस प्रकार के प्रमेह में उद्वर्तन जो रुक्ष हो और गाढ़ हो, मतलब बहुत ढीला भी ना हो और बहुत सख्त भी ना हो, वैसा उद्वर्तन उसमें करना चाहिए, उसमें हितकारी होता है। तथा व्यायाम रात्रि जागरण च, उसके अतिरिक्त व्यायाम और रात्रि जागरण ये भी हितकर होता है। अपरम्यपि यदेव प्राय श्लेष्म मेदोहरम बहिरंतरश्च तच्च प्रमेहणे हितम। उसके उपरांत जिस प्रकार प्रायः श्लेष्म और मेद को हरने वाले बाह्य और अंतः जो चिकित्सा होती है वही प्रमेही रोगियों के लिए भी हितकारी होते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। देखिए ना यहाँ पे अभी हमने अत्रिदेव गुप्त जी की जो है इसी सूत्र का अर्थ उन्होंने जो दिया है। और अभी रुक्षम ऊर्ध्वतनम गाढ़म, यहाँ ये रुक्षम ऊर्ध्वतनम गाढ़म एक साथ है, तो इसको अभी नीचे टीका में लिखा है कि ना तो बहुत शिथिल हो, यानी कि गाढ़ा मतलब एक प्रकार से टाइट, मतलब आपने उद्वर्तन करना है रुक्ष। अब यहाँ पे अत्रिदेव जी की किताब में क्या अर्थ लिखा है, जो गाढ़म को व्यायाम के साथ जोड़ दिया है, यानी कि आपने व्यायाम अत्यधिक जोरदार जोर कर करना है, ऐसा ऐसा कहने का अर्थ यह है कि इसलिए हमें ना संस्कृत टीका बहुत इंपॉर्टेंट है, और संस्कृत में हमें उसका इंटरप्रिटेशन पता होता है तो हम सही अर्थ जान पाते। बहुत अच्छा पढ़ा अभी आपने मैडम। यहाँ पे ये ठीक है। संस्कृत का इंटरप्रिटेशन पढ़ा। अगर इस पे किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन देना हो और अच्छा बताना हो तो रीता जी भी हैं यहाँ पे, महाजन जी भी हैं, बता सकते हैं आप। आपका कोई एक्सपीरियंस है उद्वर्तन का प्रकार के रोगियों में, रात्रि जागरण का, तो आप बता सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि रात्रि जागरण तो बहुत आपको, आप लोग क्या मत है, रात्रि जागरण क्यों कहा गया होगा यार, बताएंगे इसके बारे में? मोनिका जी आप ही बताइए। मेद को सर कम करने के लिए। हाँ, मेद को कम। वेद, वात कारक होता है ना सर, रात्रि जागरण वात को बढ़ाता हाँ, है, तो फिर वो मेद को कम करेगा। लेकिन क्या ये मेरी तरीका आवाज से? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। या सुप्रभात सब सब वैद्यजनों को।
एक्चुअली ये हेतु सिर्फ रात्रि जागरण, वात प्रकोप और इससे अगर निगडित होता तो शायद हम बहुत अच्छा सॉल्यूशन इससे, लेकिन बिलीव करिए जितना भी हमारा आज स्ट्रेस रिलेटेड या फिर हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस या फिर हमारा अर्ली एज इनफर्टिलिटी या प्री एजिंग, इसमें से आप ऐसे समझिए कि जो हमारे रसायन वाजीकरण का इम्पोर्टेंस है, उससे रिलेटेड भी सबसे इम्पोर्टेंट हेतु रात्रि जागरण होता है। आज मेरे पास में नर्वाइन डिसऑर्डर विथ मल्टीपल लिम्फेडेनोपैथी, मतलब नर्वस सिस्टम को लेके कोई भी एक नर्व को पकड़ के मल्टीपल लिम्फ नोड वाली केस है। उसका कोई हेतु नहीं मिला, बस उसने 1 साल पहले जो भी है 5-10 साल पहले रात्रि की ड्यूटीज उसने की थी, काफी सारा जागरण किया था। फिर उसको सुबह खाने का आदत नहीं रहा क्योंकि वो देर से उठ के सुबह सोता था और दिन में खाता था। अब जब वो नॉर्मल रूटीन में भी आ गया तो भी उसका अग्नि इतना प्रदूषित हो गया। मतलब इन शॉर्ट ये समझिए कि हमारे मल्टीपल जो भी हार्मोन्स है, पर्टिकुलरली डोपामाइन, सेरोटोनिन जो हमारे ब्रेन में सीक्रेट होते हैं, उसका पोषण, उसका ब्रूहण, ये रात की जो भी हमारा रात का नींद है, ये उसकी पोषण के लिए टाइम रहता है। और उसमें हमारा जो भी रेस्ट या रिलैक्सेशन हमारी सेल्यूलर लेवल पे मिलता है, वो नेक्स्ट डे उसको एनर्जी देने का काम, जो भी एटीपीज में कन्वर्जन करने का काम है। मतलब इन शॉर्ट हमारा धात्वाग्नि जो है तब अच्छा रहता है जब हम रात का जागरण टाल के हम रात को जो 7 घंटे का नींद बोला है, जो कष्ट करते हैं उनके लिए 8 घंटे का, और इन एन एवरेज मेडिकली अगर आप 6 घंटे का भी लेते हैं, लेकिन इट शुड बी अखंडित निद्रा 11 के बाद, और जो मिड टाइम का टाइमिंग है मतलब 12, 1, 2, 3 इस प्रहर की नींद होनी ही चाहिए। खास करके जो लोग इस प्रहर में जागरण करते हैं या अखंडित निद्रा जिनकी नहीं होती है या खंडित निद्रा रहती है, उन लोगों के हार्ट अटैक आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। अर्ली मॉर्निंग कोमाटस कंडीशन में जाना, अर्ली मॉर्निंग जो भी हार्ट अटैक आते हैं, स्ट्रोक अटैक्स आते हैं, ट्रांजिएंट अटैक्स आते हैं, ये सारी जो भी प्रिविलेंसेस है, ये खास करके उन लोगों में जिनकी इस प्रहर की नींद नहीं होती है। वो तो सो तो लेते हैं लेकिन किसी वजह से उनको उठने का आदत रहता है कि नींद खुलने के बाद में नींद नहीं लगती है। और सबसे मेन ग्रहणी दृष्टि, जो भी लोगों का ये प्रहर का जागरण होता है, उन लोगों की ग्रहणी दृष्टि बहुत सीवियर होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में लिवर और गॉल ब्लैडर के पेशेंट बनते हैं। तो इस हेतु के लिए मतलब इंसोम्निया ये बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है, काफी लोग इस पे काम कर चुके हैं, लेकिन आज भी इसको देने के लिए हमें मनोवत पे काम करना, हमें जो भी राजस गुण और तामसिक गुण है, इन चीजों को कंट्रोल करके सात्विकता बढ़ाना, और हमारे वात प्रकोप पित्तजन्य जो भी हमारे उसकी एंटीडोट में उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस किए बगैर हमें 100% साध्यत्व नहीं मिलता है, सिर्फ व्याप्यत्व मिलता है। और आयुर्वेदी ऐसी चीज है कि जो रूट कॉज से ट्रीटमेंट कर सकती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट हेतु है। आई वाज इन जर्नी, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था इसलिए आई गॉट इन्वॉल्व। थैंक यू सर। लेकिन मैडम मैडम सवाल ये है कि यहाँ पे तो ये चिकित्सा में बताया है निशी जागरण, रात्रि जागरण कराएं। ये हाँ। ये बात, प्रश्न ये है कि वो तो हेतु है, पर यहाँ पर उसी हेतु का प्रयोग चिकित्सा में बताया है। तो ये सर वो कफज इसमें बताया है, जहाँ हाँ, पे भी इसको हम मेदक इसको संप्राप्ति है। शायद हेतु विपरीत हम जो करते हैं, ध्यान में पढ़ा होगा हाँ हमने, जी। हेतु विपरीत, यानी हेतु को ही सर आपने शायद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैं ये कह रहा हूँ। शुरुआत का शायद सर मेरा मिस हो गया ना, इस वजह से अंजना मैडम थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए मैडम। सर जी सर गुड जी मॉर्निंग हाँ, माधुरी जी करेंगे, चलिए सर। करिए। मुझे लग रहा है कि जो हम बोलते हैं ना मेद रोग, अभी प्रमेह भी मेद की दृष्टि से, तो मेद रोग में जो हेतु बोला है, बोलते हैं ना कि आराम, चिंता न करना, सोना, बस हाँ ये हाँ, इसको वही कारण है कि रात्रि जागरण इधर बोला है कि आप चिकित्सा के रूप में यूज करो, क्योंकि मेद से रिलेटेड फिर प्रमेह भी होता है ना। तो जी जी ओबेसिटी इज द कॉज कफ है, तो इसलिए रात्रि जागरण ये चिकित्सा के रूप में ऐसे बोला है, क्योंकि ना हमारे चिंता नहीं होती जी और हम जी लोग हमारे चिंता यहाँ में भी हमारे नहीं यहाँ होते। उज्जैन में एक चिकित्सक हैं प्रकाश जोशी जी, वो हर शरद पूर्णिमा को श्वास के रोगियों को रात्रि जागरण कराते हैं और फिर कर्ण वेधन संस्कार कराते हैं। तो ये रात्रि जागरण यहाँ पर चिकित्सा में प्रयुक्त हुई है, कहने का मतलब मेरा ये था। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अनुरिता जी ने बताया कि रात्रि जागरण किस प्रकार से रोगों का कारण बनता है कार्डियक पेशेंट्स। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, निशी जागर का अर्थ क्या है। सर लेकिन जिन लोगों में जागर, एक बात और बताऊं मैं विनीता जी, जागर जो है बहुत जगहों पे जागरण
जो है रात में ही लगाया जाता है। पूजा पाठ में भी ना जगराता होता है रात्रि में। कहीं ना कहीं इसका भी जो है ये इससे चिकित्सा का भी प्रयोग है। मैंने देखा पहाड़ों में बहुत सारे आजकल मधुमेह या सॉरी डायबिटीज के पेशेंट हैं, प्रमेह के रोगी हैं। तो वहां पर ना पहले परंपरा थी इस प्रकार से कि इसको ना जागर कहते थे, हम लोग जागर कहते थे। तो ये जागर में लोग भाग लेते थे और उसमें कथा होती थी और रात्रि भर जागरण किया जाता था। कि कहीं ना कहीं बीच बीच में इसका ऐसा नहीं कि बीच बीच में इसका होता था, इस प्रकार के अनुष्ठान किए जाते थे। तो उसका भी उद्देश्य कहीं इस तरह से चिकित्सा के उद्देश्य से भी इसका हमारे यहाँ जोड़ा गया होगा। रवि सर जी कुछ कहना चाहते हैं शायद। जी सर प्रणाम। इसको सर हेतु विपरीत विहार भी मान सकते हैं ना सर? यस यस, मैं वही कहना चाह रहा था, जिसको हेतु विपरीत विहार कह सकते हैं। मैं उसी पे आना चाह रहा था जो हमारे यहाँ बताया गया है। मैं वही इस पॉइंट को थोड़ा सा एलैबोरेट इसलिए कर रहा है, हेतु विपरीत विहार। जी बिल्कुल सही कहा। और सर जैसे हम लोग का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल, जो है जो पेशेंट आते हैं आउटडोर में और जिनकी स्पेशली नाइट ड्यूटी शिफ्ट रहती है, तो हमने देखा है कि ज्यादातर डायबिटीज और जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जरूर रहती है। तो वो रात में अगर सो नहीं पाते हैं तो फिर दिन में खाना खा के सोते हैं, तो उनके लिए और जो है वो मतलब विपरीत हो जाता है, वो उनके लिए और नुकसानप्रद होता है। तो ज्यादातर ऐसे पेशेंट जो हैं फैटी लीवर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज इनको हो ही जाती है देर सवेर। ये हमारा अनुभव है सर जो है। तो ये आपका अनुभव तो ये है कि ये तो कॉज बन जाते हैं ना सर? जी जी जी। लेकिन यहाँ पे तो ये बताया कि आप इसको ट्रीटमेंट में प्रयोग करें, यह सवाल यही था। जी जी सर। तो ये ध्यान जी, कॉज को हमने ट्रीटमेंट में प्रयोग करने की बात की। तो जो आपने बताया कि जो हम इस प्रकार से हेतु विपरीत विहार। सर एक और रेफरेंस है सर, जो रात आपने जागर करके बोला ना, उस वक्त में उस पर्टिकुलर नाइट में कुछ हाई स्पिरिचुअल एनर्जीज रहती हैं। उस एनर्जी के फीलिंग के लिए या हम उस एनर्जी में डूब जाए, इसलिए भी जैसे शिवरात्रि का जो जागरण है उस वक्त में सोया नहीं जाता है, अभी जन्माष्टमी का जागरण है या नवरात्रि में रहता है, तो उस वक्त में जो रात की वो एनर्जीज है, उस एनर्जीज का आप बेनिफिट ले पाए और आप अपने जो भी ऑरास को ठीक कर पाए, तो वो हठ योगा में या आपके साधक योगा में रात्रि का जागरण में बताया गया। ये भी रेफरेंस रिलीजियस इसमें मिलता है। मैडम मंजना मैडम, आप भी अपनी कुछ इसमें जो है बताइए, इसमें आप भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करिए तो अच्छा रहेगा। जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुबह सुबह आपने उठाया है सर। क्योंकि हम अगर चिकित्सा की बात भी करते हैं तो चिकित्सा कई रूपों में हम लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले तो अभी जैसे एक बात आई कि देवपाश्रय, युक्तिपाश्रय और सत्तावजय, अगर हम उस तरह से भी ले लें तो जैसे अभी आपने कहा कि जगराता कर रहे हैं, या मैडम ने भी कहा कि जैसे हम शरद पूर्णिमा में रात में जग रहे हैं या देवी जागरण कर रहे हैं, या जैसे कल जन्माष्टमी का व्रत हमने रखा तो रात्रि जागरण, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, या आपने जो शरद पूर्णिमा वाला बहुत अच्छा दिया कि अभी स्टमक स्वास्थ्य के पेशेंट में वो रात्रि पर जागरण करते हैं, तो वो जो किरणें मिलती हैं, तो एक तो वो बहुत जरूरी है कि वैसे रात्रि जागरण जो है मना है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम प्रमेह की जो बात करते हैं, तो प्रमेह में भी जो हम चिकित्सा का जो एक रूप आया है, हेतु प्रत्यनीक, व्याधि प्रत्यनीक, रूप प्रत्यनीक। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर हमें उसकी हेतु मेद धातु और दूष्य की कल्पना करें, तो जो दूष्य हैं वो सारे कफवर्धक दूष्य हैं, उसमें जो है मेद धातु भी इम्पोर्टेंट है। और हमें क्या करना है कि मेद धातु का क्षय करना है। तो यहाँ पर रात्रि जागरण का मतलब हुआ कि बात वृद्धि होगी, होगी ही होगी, वो हम माने ना माने, लेकिन ये है कि उस अंशांश कल्पना में जहाँ मेद धातु ज्यादा ही प्रकोपित है और जो स्रोतों का अवरोध कर रही है, वहां कहीं ना कहीं वो मेद का क्षय भी करेगी। और जब मेद का क्षय होगा, कफ का क्षय होगा, तो कहीं ना कहीं वो वायु जो होगी वो स्रोतों का शोधन करेगी या स्रोतों को अनुलोमित करेगी, और वो लाभकारी हो सकती है। जैसे इसमें और भी उपाय बताए गए हैं, जैसे मैं थोड़ा सा देख ही रही थी आपने बताया, तो इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे अगर हम बात के अंशांश कल्पना का विचार करेंगे, तो बात के जिस गुण से जो है रोग उत्पन्न होता है, उसके विपरीत गुणों के द्रव्य की सहायता से हम चिकित्सा करते हैं। हम सब जानते हैं, अगर हमें लगता है कि रुक्षता हो गई है तो हम स्निग्धता देते हैं या स्नेहांश देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अब हमारे पास मानिए एक पेशेंट आता है, तो हमने ये पढ़ा है शब्द कि काश के 5 भेद है, क्योंकि छता और क्षयज काश जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। और ये भी कहा गया है कि अगर हम सब वातज पित्तज कफज पे अगर हम चिकित्सा नहीं करेंगे तो सारी की सारी काश क्षयज में हो जाती हैं। तो ये अनुक्रम जो होता है, या जो हम लोग लगातार हेतुओं का प्रयोग करते चले जा रहे हैं, और वो हेतु में अगर हमने दोष प्रतिनिक चिकित्सा नहीं की, अगर हमने ये नहीं देखा कि या वायु की ज्यादा कुपित हो रहा है, या पित्त ज्यादा कुपित हो रहा है, या क्षय जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहां पे हमें ये चिकित्सा जरूर से करनी है।
तो यहाँ जो आपने बताया, स्पेशली हमें हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा करने के लिए इन्होंने बताया है कि रात्रि जागरण के लिए आस्या सुखम स्वप्न सुखम ददीनी, अगर हम हेतुओं पे जा रहे हैं ना प्रमेय के, तो उन्होंने साफ से बताया कि बहुत ज्यादा आपने जो है निद्रा ली है, बहुत ज्यादा आपने आराम किया है, उस तरह के अगर उनके उस सिद्धांत को हम देखेंगे तो यहाँ उन्होंने उसकी हेतु विपरीत चिकित्सा बताई है कि जो कारण था उस कारण का कहीं ना कहीं कुछ उस कारण को कम किया जाए या उस कारण में थोड़ा सा क्षय किया जाए, इसलिए रात्रि जागरण जरूरी होता है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैडम, यही तो बात है, सुबह सुबह इस तरह की एक पॉइंट्स पर हमने पूरा उसका एक्सप्लोर किया, बहुत जी अच्छा सर, लगा। अच्छा लगता है। जी सर, मुझे लगता है कि ये पूरे सूत्र क्लियर हो गए हैं। अब हम अगले सूत्र पे चलें, 34वें नंबर पे। तो बढ़िया है, कौन पढ़ेगा इसको, और उसके पीछे पीछे जैसा वैद्य पढ़वाते हैं वैसे पढ़िए आप सब। जी, ये विनीता जी मैडम आप पढ़िए इसको, 34वां सूत्र, और सब आपने अपने माइक को अनम्यूट करके पीछे पीछे हम पढ़ते हैं, है ना? जी सर। पढ़िए। सुभाविता सार जलस्थूलं पीत्वा शिलोद्भवात्। सुभाषितां सारजले स्थूलां पीत्वा शिलोद्भवात्। सारा अम्बुनैव भुञ्जान शालीन जाङ्गलैर्जरसे। ताराम्बुनैव भुञ्जान शालीन जाङ्गलजैर्रसः। सर्वान् अभिभवेन्मेहान् सुबहु उपद्रवानि। सर्वान् अभिभवेन मेहान् सुबहु उपद्रवानापि। गण्डमाला अर्बुद ग्रन्थि स्थौल्य कुष्ठभगन्धरान्। गण्डमाला अर्बुदग्रन्थि स्थौल्यकुष्ठभगन्धरान्। कृमिश्लीपद शोफांश परम चैतरसायनम्। कृमिश्लीपदशोफाश्च परं चैतद्रसायनम्। शिलाजीत का प्रयोग विजय सार तथा खैर सार आदि सार प्रधान काष्ठों के क्वाथ जल से अनेक बार भावना देकर 1 तुला परिमाण शिलाजीत को उक्त सार काष्ठों के क्वाथ जल के साथ सेवन करता हुआ तथा जांगल प्रदेश के पशु पक्षियों के मांस रसों के साथ शाली चावलों का भात खाता हुआ प्रमेह रोगी अनेक उपद्रवों से युक्त होने पर भी सभी प्रकार के प्रमेह रोगों से मुक्त हो जाता है तथा गंडमाला, अर्बुद, ग्रंथि, स्थूलता, कुष्ठ, भगंदर, कृमि, श्लीपद, फीलपांव तथा शोथ रोग को भी जीत लेता है, क्योंकि यह शिलाजीत उत्तम कोटि का रसायन है। सर इसका वक्तव्य भी पढ़ूं, लंबा सा दिया है इसमें। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। वक्तव्य बहुत अच्छा। आपको 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 आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, पर आप संस्कृत के सूत्रों का उच्चारण, बहुत प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा है, बहुत बहुत बधाई। वक्तव्य शिलाजीत के प्रयोग में विदाह कारक तथा गुरु पदार्थों का सेवन न करें और किसी भी रूप में कुल्थी का सेवन न करें, ये अपथ्य होते हैं। शिलाजितु प्रशंसा न सो अस्ति रोगो भूय साध्य रूप शिलायम यम न जयेत प्रसह्य तत्काल योगे विधि भी प्रयुक्तम स्वस्थस्य चो ऊर्जा विपुलम ददाति। चरक चिकित्सा स्थान 3/65वां श्लोक है। अर्थात संसार में ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जिसे शिलाजीत ठीक नहीं कर देता, किंतु इसका उपयोग विधि पूर्वक करना चाहिए। यदि इसका सेवन स्वस्थ पुरुष करता है तो यह उसे अत्यंत शक्ति प्रदान करता है। इसके सेवन में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका सेवन 1 तुला 400 तोला तक करना चाहिए, जिसकी समुचित प्रयोग विधि चिकित्सक से समझें। भगवान पुनर्वसु का स्पष्ट आदेश है, पलम अर्धपलम कर्षो मात्रा तस्य त्रिधा मता। अर्थात शरीर संपत्ति तथा रोगी की पाचन शक्ति का विचार कर इसकी 3 प्रकार की मात्राएं कही गई हैं। 1 पल 4 तोला, अर्धपल 2 तोला तथा 1 कर्ष 1 तोला। इसके विपरीत रोगी 1 या 2 तोला शिलाजीत खाकर ही कहने लग जाता है कि इससे कोई लाभ नहीं हुआ। यह शुद्ध रूप से शास्त्र की अवहेलना तथा उसका दुष्प्रचार है।
इसी का समर्थन हमें सुश्रुत में इस प्रकार मिलता है। उपयुज्य तुलाम एवं गिरिजात अमृतोपहाम। सुश्रुत चिकित्सा 13/12। वास्तव में शिलाजीत का प्रयोग कल्प विधि से चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए। शिलाजीत के भेद, उपवेद आदि परिचय के लिए था उसके सेवन से क्या क्या लाभ होते हैं जानने के लिए सुश्रुत चिकित्सा स्थान 13/4 से 16 तक। बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम आपने। अब इसकी संस्कृत टीका कौन पढ़ेगा? मैडम आप पढ़िए, मोनिका मैडम। जी सर। सारा असन खदिरादय, मतलब यहाँ पे जो सार जलई लिखा है तो सारा से यहाँ पे उसका अर्थ असन और खदिरादि जो गण बताया गया है वो है। तेषा जलई, तेषा जलई का अर्थ है यहाँ पे क्वाथे, मतलब क्वाथ करना है। शिला हव्या तुला सुभाविता पीत्वा सारा अंबुनैव जांगल प्राणी मास जई रसई शालीनदन सर्वान मेहान सुबहु उपद्रवानपि जयेत गंडमाला दिश्च। शिला हवाई जो बताया है उसको अगर अच्छी तरह से भावित करके, उसको आत्म में भावित करके पिया जाए। साराम्बु नैव, और जो साराम्बु जो ऊपर बताया गया है उसके साथ अगर पिया जाए। जांगल प्राणी मासजय रसई, और जांगल प्राणी और जांगल देश में होने वाले प्राणियों के मांस के रस से और शाली चावल के साथ उसको सभी प्रकार के प्रमेहों का और उसके उपद्रवों को जीत लेता है। गंडमाला आदि जो उपद्रव होते हैं उनको भी जीत लेता है। इद चोदकृष्ट रसायनम, यह बहुत उत्कृष्ट रसायन है। बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम आपने। ठीक है जी। सर। एक्चुअली इसको सर किसी यहाँ को- एक प्लस पॉइंट जी, ये आ रहा जी, है कि जी, हम बताइए। शिला जतु का जो हम यहाँ उपयोग कर रहे हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया। जैसे कि हमने विजय सार या खैर सार का क्वाथ बना लिया या उसकी कोई भी कल्पना बनाई, तो क्वाथ बनाना सबसे सही होगा। और मतलब उससे हमने शिला जतु को एक बार फिर मर्दित वो कर दिया, खरल में डाल के उसकी भावना देके उसको और एक बार अच्छे से भावना के साथ शिला जतु को हमने तैयार किया। और उस शिला जतु का जो हमने सेवन दिया पेशेंट को पीने को दिया, उसको उसके साथ उनकी आहार व्यवस्था इन्होंने बहुत अच्छे से बताई है कि वो जो आहार व्यवस्था है, जो अगर नॉनवेज वाले हैं तो वो अपना जो है उसका जांगल प्रदेश का जो है सूप ले सकते हैं, मिर्च सूप ले सकते हैं। और अगर जो शाली नहीं लेते वो शाली चावलों का भात खाते हैं, लेकिन वो शिला जंतु के साथ खाते हैं। प्लस पॉइंट हमें यहाँ ये मिला कि यहाँ प्रमेह के साथ साथ देखिए जो भी हमारी उस तरह की औषधियां हैं जहाँ हम लेखन कार्य करते हैं, जो ड्रग्स जो हमारी डिजीज है, जहाँ रोग है, जैसे एक गंडमाला है, अर्बुद है, ग्रंथि है, स्थूलता है, कुष्ठ है, भगंदर है, श्रीपद है, तो ये जितने रोग हमारे पास हम लेखन कर्म करते हैं, तो इसका मतलब ये कि शिलाजीत में एक स्पेसिफिक जो है वो लेखन की प्रॉपर्टी होती है। और इतना अच्छा से बताया जो मैडम ने अभी पूरा पढ़ा था, प्रशंसा जो पढ़ी थी शिलाजत की, कि कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो शिलाजीत ठीक नहीं कर सकता है, बस उसको देना कैसे है, उसकी मात्रा कितना लेना चाहिए और उसको प्रॉपर उसका जो विधि है उसके हिसाब से लेना है। तो प्रमेह के साथ साथ प्रमेह से मेद धातु की जो भी व्याधियां हैं उस व्याधियों पे भी हम इसको ट्रीट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है और मिलेगा। अच्छा एक्सप्लेन किया मैडम ने। और किसी को कुछ बताना है तो उसमें बता सकते हैं कि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, तो 4 मिनट है, तो और इसी पे सूत्र पे हम आगे बढ़ने से पहले इसी को इसी के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो यहाँ पे मैं भी पढ़ देता हूँ एक, उसके मैं यहाँ शिलाजितु की जो है एक तुला को असनादि गण के क्वाथ से अच्छी प्रकार भावित करके सनादि गण के क्वाथ से ही पी करके फिर इसको जांगल प्राणियों के मांस रस से भोजन करते हुए अधिक उपद्रव वाले भी सभी प्रमेहों को ये नष्ट कर देता है। गंडमाला, अर्बुद, ग्रंथि, स्थूलता, कुष्ठ, भगंदर, कृमि, श्रीपद और शोफ को यह नष्ट करने वाला उत्तम रसायन है यहाँ पे बताया। तो इस प्रकार से ये हमारा सूत्र आई थिंक कंप्लीट हुआ। 400 तोला तक के सेवन के लिए इन्होंने बताया है। एक मतलब कॉमन इन्होंने बताया, जैसे कि हम लोग मात्रा कम करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलते हैं जल्दी,
तो इन्होंने इतना भी हम्म। बताया है कि आप 4 तोला, 2 तोला, 1 तोला की मात्रा में दे सकते हैं इसको। और दूसरी बात इन्होंने ये भी बताया है कि इसको लगातार आपको जो है वो 400 तोला तक देना पड़ेगा, तभी इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। तो ये भी एक कुछ माइंड में रखना है कि हर पेशेंट के लिए जो है एक अलग ही कल्प बनेगा या एक अलग ही चिकित्सा व्यवस्था तैयार होगी, और वो मात्रा के हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम 400 तोला के आसपास की मात्रा पेशेंट को चाहिए, तभी उसको रिजल्ट मिल पाएगा। जी बिल्कुल सही बताया मैडम आप। तो हमने हमने सर आज ये जो है, जी जी बोलिए बोलिए डॉक्टर रवि जी बताइए। जी सर, थोड़ा शिलाजीत के बारे में, प्योरिटी के बारे में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ज्यादातर शुद्ध मिलती नहीं है। हाँ वही। जी और दूसरी बात सर ये कि शिलाजीत तो क्या पित्तज रोगियों में दे सकते हैं या नहीं सर, जो है ये दो मेरे सवाल थे। सर हाँ बोलिए बोलिए धनुरिता जी बोलिए। नहीं कोई नहीं सर, एक्चुअली वही प्रॉब्लम है कि शिलाजतु अगर आपको प्योर मिल जाता है तो उसके जैसा रसायन नहीं। और विश्वास करिए जो भी यहाँ पे व्याधि बताए गए हैं तो ये सारी कफस संप्राप्ति, श्रोतावरोध जन्य संप्राप्ति, जहाँ का अग्नि, शीत और मंद गुण से, या जहाँ पे जिसे बोलते गुरु गुण बहुत अधिकता में है। आप देखिए गंडमाला का व्यक्ति या फिर जो भी फाइब्रोएडेनोपैथी है, उस व्यक्ति का पूरी तरह से अग्नि जो है वो कफज हेतु की वजह से बहुत ज्यादा क्षीण हुआ होता है। तो मेरा मानना है कि जहाँ पे पित्त की अधिक मात्रा है या पित्तज उसकी प्रकृति, वहां पे आप शिलाजतु थोड़ा कम मात्रा में दें, या उसके योग किसी के साथ में ऐसे दें जिसकी वजह से उसका पित्त ना प्रकोपित हो। क्योंकि यहाँ पे जो भी ग्रंथोक्त चीजें, इवन आप डायबिटीज में भी जब देते हैं तो रसायन करके तब बोला गया है, जब डायबिटिक कफज और मेदज संप्राप्ति जहाँ पे ज्यादा अधिकतर रहती है। तो पित्तज केस में थोड़ा संभाल के देना चाहिए। इट डजंट मीन दैट इट विल रेज ओनली पित्त, लेकिन उसका योग वैसे बना के दो। और दूसरा, शुद्ध शिलाजतु के बारे में अगर कोई सच में प्रकाश डाल पाए तो जरूर मुझे बताइएगा। देखिए शिलाजतु जो है, मैं आपको बताऊं कि मैं पहाड़ में रहा हूँ, और ये उच्च पहाड़ में जो चट्टान होते हैं उनसे, चट्टान भी ऐसी डेंजरस जगह पे होती है जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट निकलता रहता है। मतलब जैसे आपने चीड़ की पेड़ देखी होगी, कभी आप पहाड़ों में जाएंगे तो वहां से लीसा निकलता है, वैसे ही चट्टान से ये अपने आप ऊपर बहुत मतलब एक ऐसी ऐसी जगह से निकलता है कि जहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो वहाँ के जो लोग होते हैं, नेपाल में भी बहुत ऐसी जगहों पर चट्टान जो है, पहाड़ जहाँ पर भी है वहां से ये निकलता है। और भी कई देश हैं वहां पे, शायद मुझे अब मैंने देखा था कहीं यूट्यूब में, अफगानिस्तान में भी ये निकलता है। तो वहां क्या करते हैं लोग, इसको ना उसको खुरचते हैं उस पर जाके, तो वहां पहुंचते हैं बड़ी कठिनाई से, गिरने का खतरा होता है, कई बार गिर जाते हैं, तो वो वहां से उसको निकालते हैं। ये तो एक्चुअल शिलाजीत तो वही है। फिर बाद में इसको गोमूत्र से भावित करते हैं, शोधन करते हैं इसका, फिर लाते हैं। आपने देखा होगा नेपाली लोग बहुत सारे जो है इस तरह से वो घूमते रहते हैं और शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत देते हैं, लेकिन वो उनमें सब में उनका एडल्ट्रेशन रहता है। मैं आपको बता दूं तो सब एडल्ट्रेटेड रखते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा क्वांटिटी में निकालना बहुत कठिन होता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि इसको शुद्ध रूप में प्राप्त करना ये कठिन है। और जो अभी जो कमर्शियल जो आजकल आ रही है उसमें कह नहीं सकते अब कि भाई ये कितना इसमें हो रहा होगा। अभी एक चर्चा आ रही थी ना शिलाजीत के बारे में, थोड़ा सा मैं चरक में जो आया है रेफरेंस पढ़ देता हूँ मैं शिलाजीत के बारे में। यहाँ पे कहा है कि शिलाजीत की उत्पत्ति के बारे में भी जो भी मैं बता रहा था आपको, हेमाद्या सूर्य संतप्ता श्रवंती गिरि धातव जत्वाभम मृदु सांसम यन अम्लम तक शिलाजीत। यानी कि शिलाजीत जो है वो वैसी चट्टान है जहाँ सूर्य के ताप से संतप्त होकर एक कोमल होकर एक निर्यास की तरह, यानी ये चट्टान का मल है, ये पत्थर का मल है, और ये मल जो है उसका नाम शिलाजीत है। ये यहाँ पर आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान रसायन अध्याय के आप देखें तो 56वें सूत्र में बताया है। इसमें अभी चर्चा हो रही थी, इसको हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो एक इसमें रेफरेंस है, पढ़ सकते हैं आप, पढ़ा भी होगा आपने। यथा क्रमम वात पित्ते श्लेष्म पित्ते कफे ऋधु विशेषतः प्रशस्यन्ते मला हेमादि धातुजः। यानी कि जो 4 प्रकार के शिलाजीत बताए गए हैं, स्वर्ण रजत ताम्र लौह शिलाजीत, ये सभी चारों प्रकार की जो शिलाजीत हैं ये गोमूत्र के, इनको गोमूत्र में एक्चुअली इनको गोमूत्र में ही भावित करते हैं इनको, तो गोमूत्र गंधी होते हैं और सभी कर्मों में उपयुक्त होते हैं, लेकिन लौह शिलाजीत सबसे अधिक फायदेमंद होता है। तो ये इसमें आप पढ़ सकते हैं।
और इसी में एक मैं कहीं सूत्र पढ़ रहा था, न सुअस्ति रोगो भुवि साध्य रूप शिलावदम यम जयेत प्रसयम तत् कालयोगी विधि भी प्रयुक्तम स्वस्थस्य चोर्जाम विपुलाम ददाति। भूमि पर ऐसा कोई भी रोग नहीं है, ये जरूर पढ़िएगा, 65वां सूत्र है शिलाजतु रसायन के बारे में, जिन्हें उचित समय पर उचित योगों के साथ विधि पूर्वक हम कर प्रयोग करें तो ये नष्ट न कर सके। यानी इसको आचार्य चरक ने सभी रोगों को नष्ट करने वाला बताया है जी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया सर। इसको योगवाही भी मान सकते हैं ना सर? योगवाही भी मानते हैं, लेकिन एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे वैद्यों के लिए है। शिलाजतु प्रयोगसु विदाहिनी गुरुणी च वर्जयेत सर्व कालम तु कुलत्थान परिवर्जयेत। यानी कि शिलाजीत सेवन करते समय जब आप रोगी करा रहे हो, विदाही और गुरु अन्नपान का सेवन नहीं करना चाहिए। और स्पष्ट रूप से लिखा है कि वर्जयेत सर्व कालम तु कुलत्थान परिवर्जयेत। कुलत्थ का प्रयोग, कुल्थी का प्रयोग शिलाजतु सेवन काल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों के जो गुण है वो अपोजिट हैं। तो ये और सर धूप और आतप का सेवन भी मना किया गया है जी। तो 7:33 हो गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी चर्चा काफी अच्छी रही। हम इसी प्रकार से अपने जो चरक के भी संदर्भों को इसमें शामिल करेंगे। आप सबको नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो, प्रणाम। कल मिलते हैं फिर इसी समय इसी सत्र में। धन्यवाद आप सब। थैंक यू सर।